दोस्तों ये है इटली का फेमस चैम्पोचर कम्युनिटी स्कूल, जहां से लाखों इटालियन बच्चों ने पढ़ाई की है। लेकिन आज ये स्कूल बंद हो चुका है और असल में ये आखिर बंद क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन जानकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। ये स्कूल साल 2023 में बंद करना पड़ा क्योंकि स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे ही नहीं थे। इसके अलावा ये मंजर है इटली के एक गाँव का, जहाँ कभी हजारों लोग रहा करते थे, लेकिन आज ये गांव वीरान पड़ा है। इटली का ये अकेला कोई ऐसा गांव नहीं है जहां लोग नहीं बचे, बल्कि आज की तारीख में इटली में ऐसे 6000 से भी ज्यादा गांव हैं जो पूरी तरह से वीरान पड़े हैं। वहां रहने के लिए कोई भी इंसान मौजूद ही नहीं है। अक्टूबर 2023 के एक सर्वे में एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा दुनिया के सामने आया। दरअसल अक्टूबर में इटली की एक न्यूज एजेंसी ने आर्टिकल लिखा कि वहां पर पिछले 3 महीने में एक भी बच्चा नहीं पैदा हुआ है। इस बात ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि 3 महीने के लंबे टाइम पीरियड में पूरे इटली देश में एक भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। फरवरी 2015 में ही इटली की हेल्थ मिनिस्टर ने यह बता दिया था कि इटली इज अ डाइंग कंट्री, और इसकी वजह यह है कि इटली में बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे हैं। और कपल्स को ये बात याद दिलाने के लिए कि आपके बच्चे आपको ही पैदा करने पड़ेंगे, इसके लिए 22 सितंबर 2016 को इटली की गवर्नमेंट ने नेशनल फर्टिलिटी डे मनाया। इसे सेलिब्रेट करने का रीजन था वहां के लोगों को बच्चा पैदा करने के लिए इनकरेज करना। उस दिन गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ खास तरह के पोस्टर से याद दिलाने की कोशिश की कि आपके बच्चे आपको ही पैदा करने पड़ेंगे। बता दें कि इटली का फर्टिलिटी रेट पिछले 50 सालों का सबसे लोएस्ट है। आज से 100 साल पहले इटली का बर्थ रेट 5.2 था और साल 1970 तक इटली का बर्थ रेट 2 से ऊपर रहा। बेसिकली दोस्तों, इटली की आबादी खत्म होने के 3 मेजर रीजंस हैं। अगर हम इटली के इतिहास में जाएं तो आज से 115 साल पहले इटली एक एग्रीकल्चर कंट्री था, यानी कि वहां की जीविका खेती किसानी से चलती थी, जिसके चलते वहां के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, क्योंकि फैमिली में ज्यादा लोग रहेंगे तो खेती किसानी और बाकी के काम अच्छे से हो पाएंगे और घर को चलाने में भी आसानी रहेगी। लेकिन उसके बाद इटली के डेवलपमेंट के लिए वहां पर औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ, जिसके बाद वहां का सैलरी सिस्टम आया, यानी कि आपको 1 महीने तक फैक्ट्रीज में जाकर काम करना पड़ेगा और उसके बदले 1 महीने के बाद आपको कुछ सैलरी मिलेगी। जब सैलरी सिस्टम आया तो उसके बाद से वहां पर लोगों ने बच्चे पैदा करना कम कर दिए, क्योंकि खेती किसानी में जितना पैसा 7 लोग मिलकर कमा रहे थे, सैलरी सिस्टम के बाद अब उतना पैसा 2 लोग कमा लेते थे। इसके बाद जब साल 1950 के दशक में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो वहां की आबादी में कमी आई, और जब वॉर के बाद इटली की पॉपुलेशन की रिकवरी हुई तो उन्होंने सोशल वेलफेयर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। बता दें कि इस सिस्टम में कुछ वियर्ड रूल्स थे, जैसे कि इस सिस्टम के आने के बाद से बच्चे पेरेंट्स की नहीं बल्कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, और उनकी एजुकेशन से लेकर हेल्थ तक सब कुछ गवर्नमेंट ही देखती थी। इसलिए अब उनके पास ज्यादा बच्चे पैदा करने का कोई रीजन नहीं बचा था, और इसलिए साल 1950 के बाद इटली में लगातार बर्थ रेट गिरता गया, और आज कंडीशन ये है कि वहां पर बच्चे बचे ही नहीं हैं। अब वहां का बर्थ रेट गिरने का जो सबसे मेन रीजन है वो है ब्लैंक रेजिग्नेशन। इस पॉलिसी के अंडर में ये आता है कि इटालियन वुमेन को कोई भी जॉब ज्वाइन करने से पहले एक ब्लैंक पेपर में साइन करना होता है, और ये रूल वहाँ जॉब करने वाली हर महिला को मानना ही होता है। अब क्योंकि इटली एक विकसित देश है और बाकी विकसित देशों की तरह इटली के जॉब सेक्टर में मोर देन 45% वुमेन्स हैं, और जॉब ज्वाइन करने से पहले एम्प्लॉयर उनसे एक ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लेते हैं, जो कि बेसिकली उनका रेजिग्नेशन लेटर होता है, ताकि अगर इन फ्यूचर कभी भी वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस ब्लैंक पेपर पर किए गए साइन का यूज करके उसे जॉब से डिसमिस किया जा सके। अब दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि आज के समय में लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, और इसी के चलते वो भी लड़कों की तरह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, और इटली तो एक डेवलप्ड नेशन है, तो वहाँ की लड़कियां भला कैसे पीछे रह सकती हैं। यही कारण है कि जो लड़कियां जॉब करना चाहती हैं उन्हें हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर एक डर बना रहता है कि अगर उनकी गलती की वजह से बाय मिस्टेक या प्री प्लान्ड वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनकी जॉब से उनको निकाल दिया जाएगा, और इसलिए ही समय के साथ साथ वहाँ की लड़कियों में मां बनने की क्षमता कम होती चली गई। और आज ये हाल है कि वहाँ की लड़कियां अपनी जवानी के दिनों में बिना शादी के एंजॉय करना चाहती हैं, और रीजन तो आप जान ही गए होंगे। अब अगला रीजन कि आखिर इटालियन वुमेन बच्चा पैदा क्यों नहीं करना चाहती, वो है चाइल्ड बर्थ नेशनैलिटी का ना होना। अब बेसिकली ये होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप जॉब करने के लिए अमेरिका गए
और अगर वहाँ पर आपके बेबी होता है तो वो बर्थ से ही अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर होगा, यानी कि उसके पास पैदाइशी अमेरिका की नागरिकता होगी। जबकि इटली में ऐसा नहीं है, चाहे भले ही आपको वहाँ की नेशनलिटी मिल चुकी हो और आप वहाँ के टैक्स पेयर हो। इसलिए ही वहां पर जाकर जॉब करने वाले इमिग्रेंट्स कुछ सालों तक वहां पर जॉब करने के बाद नॉर्दर्न यूरोप की तरफ मूव कर जाते हैं। अब ऐसा देश जहां पर ऑलरेडी बच्चों की कमी हो, वहां पर इस तरह के रूल्स दूसरे देशों से आने वाले लोगों को ज्यादा दिन तक टिकने नहीं देते। अब बात करते हैं कि आखिर इटालियन लोग बच्चा पैदा क्यों नहीं करना चाहते। बता दें कि OECD का एक रिसर्च डेटा बताता है कि आज 18 से 34 साल की उम्र की मोर देन 70% यूथ अपने बूढ़े माँ बाप पर ही निर्भर है। वैसे ये इंडिया में बड़ी ही आम बात है कि बच्चे बड़े होने के बाद भी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा होना सच में काफी अनयूजुअल है, क्योंकि आमतौर पर वहाँ के कल्चर के हिसाब से बच्चे पढ़ाई लिखाई के बाद 18 से 20 साल की उम्र के होते होते अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं और अलग ही रहते हैं। लेकिन UN की एक रिपोर्ट के अनुसार इटली में 25 से लेकर 35 साल तक के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं और उन पर ही फाइनेंशियली निर्भर रहते हैं, क्योंकि इटली में जॉब है ही नहीं और जो जॉब्स हैं भी उनकी सैलरी सफिशिएंट नहीं है। CNN के एक डेटा के अकॉर्डिंग इटली के पर पर्सन की एवरेज इनकम 2475 यूरोज है और एक घर का रेंट 12.12 यूरो पर मीटर है। अब ऐसे में अगर कोई मिनिमम 100 स्क्वायर मीटर का भी घर लेना चाहेगा तो इस घर का रेंट उसकी सैलरी का लगभग आधा होगा। अब ये सब आखिर वहाँ हो क्यों रहा है, तो आपको बता दें कि ऐसा वहाँ पर चलने वाली रिसेशन यानी कि मंदी की वजह से होता है। आज के समय में इटली की हालत ऐसी हो चुकी है कि जिस देश में पिज्जा का जन्म हुआ है, उस देश में डोमिनोज ने कस्टमर्स के ना होने के कारण अपने सारे स्टोर्स ही बंद कर दिए हैं। बता दें कि मंदी का ये दौर इटली में पिछले कई सालों से चल रहा है और अब इटली का डेप्थ टू GDP रेशो 145% हो गया है, यानी कि इटली 1 रुपया कमा रहा है लेकिन उसे अपने खर्चे पूरे करने के लिए 145 रुपए कर्ज लेना पड़ रहा है। अब ऐसे समय में दोस्तों, जब देश का फ्यूचर ही श्योर ना हो कि कब क्या हो जाएगा, तो ऐसे में देशवासी खुद के आने वाले फ्यूचर को कैसे ट्रबल में डाल सकते हैं। अब दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद आपको वहाँ के क्राइसिस का अंदाजा हो चुका होगा, लेकिन अब ऐसे में आता है सबसे बड़ा सवाल, वो ये कि आखिर इटली खुद को खत्म होने से कैसे बचा सकता है, जो कि असल में सबसे बड़ा मुद्दा भी है। तो इसका जवाब है स्वीडन की स्ट्रेटेजी। स्वीडन के साल 1950 से अब तक के टोटल फर्टिलिटी रेट को अगर देखें तो ये साफ दिखता है कि साल 2000 के बाद से इनका फर्टिलिटी रेट बढ़ा है। भले ही वर्तमान में ये आंकड़ा बढ़ ना रहा हो, लेकिन ये घट भी नहीं रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें अडॉप्ट करके स्वीडन ने अपनी घटती आबादी पर अंकुश लगाया है, क्योंकि आज जिस हाल में इटली गुजर रहा है वही हाल किसी समय पर स्वीडन का भी था। लेकिन उन्होंने अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए कुछ रूल्स बनाए, जिनमें से सबसे पहला रूल था चाइल्ड केयर। लेकिन यहाँ पर चाइल्ड केयर का मतलब बच्चों की देखरेख से नहीं है, बल्कि चाइल्ड केयर मतलब जितने ज्यादा बच्चे उतनी कम फीस। स्वीडन के पेरेंट्स को यह अधिकार है कि वो अपने 1 से 6 साल तक के बच्चों को प्री स्कूल में रख सकते हैं और प्री स्कूल में बच्चों को डालने का बर्डन उनके पेरेंट्स ना झेले, इसके लिए वहाँ के प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के प्री स्कूल की फीस बराबर होती है। वहाँ ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल मतलब कम फीस और प्राइवेट स्कूल मतलब की ज्यादा फीस। वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी हर वर्ग के इंसान के लिए पॉकेट फ्रेंडली होता है। वहाँ पर पहले बच्चे के लिए हाईएस्ट फीस देनी होती है, जबकि सेकेंड और थर्ड बच्चे के लिए और भी कम, और 3 बच्चों से ज्यादा बच्चे हैं तो फीस पूरी तरह से माफ हो जाती है, यानी कि वो बच्चा फ्री में पढ़ता है। इसके अलावा वहाँ पर एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अनुसार पेरेंट्स की इनकम से 3% से ज्यादा फीस नहीं ली जा सकती है, चाहे फिर वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल। इसके अलावा भी वहाँ पर एक और पॉलिसी है, और वो पॉलिसी है पेरेंटल लीव पॉलिसी। इस पॉलिसी के अनुसार 16 महीनों का पेड पेरेंटल लीव दिया जाता है। वैसे पेरेंटल लीव से एक बात और याद आई, आपको बता दें कि साल 1974 में स्वीडन दुनिया का पहला ऐसा देश बना था जिसने अपने देश में पेरेंटल लीव पॉलिसी को लागू किया था। पर आखिर ये पेरेंटल लीव पॉलिसी है क्या? तो आपको बता दें कि न्यूबॉर्न बेबी के होने के समय कपल को 16 महीनों तक छुट्टी दी जाती है, ताकि वो अपने बच्चों का ख्याल रख सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस छुट्टी का एक भी रुपया नहीं काटा जाता है, और उन 16 महीनों के दौरान उनकी सैलरी बिना काम करे ही आती रहती है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 480 डेज यानी कि 16 महीनों की ये छुट्टी न्यूबॉर्न बेबी या फिर अडेप्टेड चिल्ड्रन दोनों ही केस में लागू होती है। और अगर इटली को खुद को खत्म होने से बचाना
है तो उसे भी इस तरह की पॉलिसीज को जल्द से जल्द अपने देश में लागू करना होगा, नहीं तो आने वाले कुछ ही सालों में इटली वर्ल्ड मैप से गायब हो जाएगा। वैसे दोस्तों, इटली और स्वीडन के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद मुझे ये तो पता चल गया कि भारत और चीन में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। वैसे इटली और स्वीडन जैसे देशों के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।